हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का प्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 18 लेकर आया हूँ। इससे पहले और सेट हो गया है, वो भी आपको वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगा। और सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप सेट भी लगा सकते हैं। और मेरा आप लोगों से यही छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक ये भी काम कर दीजिए ताकि मुझे आपके लिए आगे का वीडियो लाने में अच्छा लगे। बस यही रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक छोटा सा एक हेल्प पहुंच सके मेरा, और आप भी हेल्प कर सके। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपको डिस्कस के साथ मिलता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिलेख उत्कीर्ण अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई किस आक्रमण से? किस आक्रमण से प्रारंभ हुई थी? तो ये ईरानी आक्रमण से प्रारंभ हुई थी। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा किस आक्रमण से प्रारंभ हुई थी? तो ईरानियों के आक्रमण से प्रारंभ हुई थी। ईरानी को ही क्या कहा जाता था? ईरानी को ही हकमनी कहा जाता था। और इनके आने से क्या क्या प्रभाव हुआ था? तो समुद्र मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था। अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ था। और फिर से अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। दूसरा नंबर, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संहति के दौरान हुई है? तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संहति हुआ था उसके समय हुआ था। और कितनी बौद्ध संहति हुआ है? तो 4 बौद्ध संहति हुआ है। एक प्रथम 483, द्वितीय 383, 483, 383 और 250 या 55 देता है, और एक ईसा की फर्स्ट शताब्दी होता है। जिसमें पहला में कौन अध्यक्ष थे? तो पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका ट्रिक है राव पाकू। क्या ट्रिक है? राव पाकू। राव पाकू। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम है वैशाली में। और इसके पहले के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तब महाकश्यप थे। पहला का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा के साबा कामी और तीसरे के मुगली पुतिस थे। और चौथे के अध्यक्ष कौन थे? चौथा का अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो इसमें क्वेश्चन था कि अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई है? तो तृतीय बौद्ध संगति में। अगर यही पूछेगा कि सूत पिटक और विनय पिटक उसकी रचना किस बौद्ध संगति में हुआ है? तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना आपको प्रथम बौद्ध संगति में हुआ है। और जो अभिधम पिटक की रचना है इसमें इसकी रचना किसने किया था? तो मोगली पुतिस ने किया था। 3 नंबर, गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया है? तो ये आंध्र सातवाहन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? आंध्र सातवाहन के द्वारा दिया गया है। और गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? तो इसके हाल हैं। कौन है? हाल। निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? तो जो पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज जो तृतीय था उसका उपनाम क्या था? तो उसका उपनाम राय पिथौरा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तो हो गया 4 नंबर, बेलूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बेलूर का जो युद्ध है वो किनके मध्य हुआ था? तो बेलूर का जो युद्ध हुआ था वो चोल और पांड्यों के बीच हुआ था। बेलूर का युद्ध चोल शासक कौन था? उसमें परांतक प्रथम था। और पांड्य शासक नरसिंह राज द्वितीय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में परांतक प्रथम की जीत हुई थी। जिसमें परांतक प्रथम था इसने मदुरा पर अधिकार कर लिया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो किस सल्तनत कालीन के दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और सर्वाधिक पागल भी यही एमबीटी ही था। ये कोई भी काम करता था तो इसका कोई भी काम सफल नहीं होता। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था? तो एमबीटी के ही समय हुआ था। सर्वाधिक विद्रोह 22 विद्रोह हुआ था। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर
रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी गई है, तो ये बाबर के लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी है, तो ये बाबर ने लिखा है। और बाबर का प्रमुख पुस्तक कौन है, तो बाबर नामा उसकी आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। किसके बीच? तो ताराबाई और साहू जी के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू जी की विजय हुई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। और एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, उसके लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी थे। द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे, इसके लेखक कौन थे? तो भगवती चरण बोहरा थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित है? कौन जो कार्य है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्य से संबंधित है? तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब? 1916 में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो था वो कब से कब था? तो 1910 से 16 था। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? जो सेवा सदन संस्था है उसके संस्थापक कौन थे? तो BM मालाबारी थे। सेवा सदन की जो स्थापना हुआ था तो बम्बई में हुआ था 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में 1885 में। और उसके बाद जो राधाकांत देव हैं, इन्होंने किस सभा की स्थापना किया था? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में 1830 में किया था। और उसके बाद डॉक्टर पालमू ने श्री नारायण धर्म परिपालन जोगम की स्थापना 1903 में किया था। और आर्य महिला जो सभा है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी जोग नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो जॉन लॉरेंस का है। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोहियों में और कोई नेता होता, कोई एक जोग नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। लेकिन क्या हुआ? 1857 में कोई नेता ही उभर कर, मतलब अच्छा नेता नहीं था, क्योंकि ऐसे तो नेता सभी थे, लेकिन सभी जो थे वो अपने स्वभाव के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। एक है बिलोर का सिपाही विद्रोह। बिलोर का जो सिपाही विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में बिलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। और ये बघेरा विद्रोह है ये कब हुआ था? तो बघेरा विद्रोह आपको 1818 में हुआ था, ओखा मंडल के नेतृत्व में। 14 नंबर, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? करो मरो का नारा जो है वो किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जिसे महात्मा गांधी ने दिया था कि करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो शेर का चिन्ह था। किसका था? शेर का चिन्ह था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं है? तो जो एशिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। जो एशिया है ये किसका हिस्सा है? एशिया जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका है? अंगारा लैंड का। एशिया जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड होता है और गोंडवाना लैंड होता है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, समुद्र से सटा राज्य है, 9 राज्य है, वो सभी जो है प्रायद्वीपीय राज्य है, जो गोंडवाना लैंड में आता है। अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ये सभी जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। और एक होता है अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोला जाता है उसको। इसके कौन कौन से भाग है? तो यूरोप महादेश, एशिया महादेश, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, और फिर से ग्रीनलैंड, ये सभी किसके भाग है? तो अंगारा लैंड का भाग है। नेक्स्ट, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। बुग्याल या प्यार नामक घास के जो मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं?
ते लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और लघु हिमालय में जो लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। सिक्यांग कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। सिक्यांग कांगड़ी पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? ये चीन में अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कृष्णा नदी बनाती है। कौन? कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी जो है ये गोदावरी के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। और कृष्णा नदी जल विवाद किस राज्य के बीच है? तो कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। नेक्स्ट, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये भू आकृतियों से नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मृदा में नहीं पाया जाता है। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना ये लक्ष्य है, उद्देश्य है। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 12 जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। ये लगभग देश के 44% भूमिगत जल उपलब्ध कराता है। और हिमालय क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधनों की जो है वो कमी है। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है। जो रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है और एक चंद्रपुर लौह अयस्क दोनों है। नेक्स्ट, शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है वो भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। शक्ति स्थल सौर पार्क कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ? तो कर्नाटक में जो तुमकुर जिला है वहाँ पर अवस्थित है। और तुमकुर में हाल ही में किसकी फैक्ट्री स्थापित हो रहा है? तो जो हेलीकॉप्टर बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री विश्व की कहाँ स्थापित हो रहा है? तो वो तुमकुर में स्थापित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन इसमें नहीं है वो छांटना है हमें। तो ऑप्शन ए में है सीमेंट। कहाँ पर सीमेंट केंद्र? पोरबंदर में। पेट्रो रसायन, नागथेन, चीनी, सिलवासा जो दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि सिलवासा आपको असम के तरफ है, तो ये गलत दिया है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला ये सही है। तंसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तंसा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये असम में निवास करती है। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से काठी लोक नृत्य का संबंध है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत की संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया है? तो इसमें उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही है। इसमें संविधान का उद्देश्य का उल्लेख है, तो ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का एक अंश है, तो ये जो है ये गलत दिया है, ऑप्शन डी नंबर। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे। बाकी उसके सदस्य कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर इसके अन्य सदस्य थे। और इसमें 3 सदस्य थे और इन्होंने
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को माना था, लेकिन एक राज्य का अलग भाषा होगा ये नहीं बना था। और इन्होंने इसका गठन तो 53 में हुआ था। इन्होंने रिपोर्ट इसकी कब की थी? तो 1955 में किया था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है? तो ये असम में किया जा रहा है। किस राज्य में? असम में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 14 को विधि का शासन या समानता का अधिकार बोला जाता है। राज्य के नीतिगत तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए कि कौन सही है या कौन गलत है। तो पहला में क्या है? पहला में है कि इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र के स्थापित करना है, ये सही है। इसमें संविधान का दर्शन निहित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें कौन जो है सही है। तो इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। तो ये जो है ऑप्शन ए सही, एक सही दिया है। दूसरा क्या है? दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का अंग है। तो ये गलत दिया है, क्योंकि अभी दिल्ली और पुडुचेरी का तो विधानमंडल का जो है उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नया नया बना है तो इसको अभी अधिकार नहीं दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सिर्फ सही हो जाएगा। और जो दिल्ली और पुडुचेरी है इसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए किस संविधान संशोधन के तहत अधिकार दिया गया है? तो 17वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण किसका होता है? उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? तो उच्च न्यायालय पर जो प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि उच्च न्यायालय पर न्यायिक दृष्टि से नियंत्रण किसका होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। और जो भारत की न्यायपालिका है वो क्या है? तो स्वतंत्र है। इसीलिए जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो किसके तहत किया गया था? तो 44वां। इसमें हुआ क्या था कि मूल संविधान में लोकसभा की जो अवधि थी पहले 5 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें दिया है? तो इसमें प्राक्कलन समिति की जुड़ावबहन कहते हैं, तो लोक लेखा समिति के बारे में गलत दिया है। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, गलत है। मंत्री परिषद सदस्य में मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, तो शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी गलत दिया है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और भारत शासन ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। कब? तो 1921 में हुआ था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 258 के क राज्यों को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा शक्ति प्रदान करता है राज्यों को? तो ये राज्यों को संघ को कृत्य सौंपना, केंद्र की शक्ति प्राप्त करता है। मतलब राज्य को कृत्य को अपने बारे में शक्ति को सौंपना ये प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 258 के क है यह किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे लागू किया गया था। और जो अखिल भारतीय सेवा है इसका विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो इसका विस्तार अनुच्छेद 312 में है। और राज्यों को जो निर्देश देने की केंद्र की शक्ति है यह किस आर्टिकल में है? यह 365 में है। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ था? तो जो सिक्किम है पूर्वोत्तर परिषद में शामिल हुआ था कब? 2002 में शामिल हुआ था। अब पूर्वोत्तर परिषद का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो पूर्वोत्तर परिषद का स्थापना 1971 के एक्ट के तहत 1972 में हुआ था। और भारत में कितने
जो परिषद, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद, तो ऐसे कितने भारत को क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पहले 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। उत्तर उत्तर क्षेत्रीय, दक्षिण क्षेत्रीय, पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिम क्षेत्रीय और मध्य क्षेत्रीय। फिर बाद में 1971 के एक्ट के तहत 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया गया। और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसका अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, लेकिन 2019 में इसे घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 साल या 70 वर्ष उम्र चाहिए या 3 साल। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण विषय है। वन्य जीव जंतुओं का जो संरक्षण है ये समवर्ती सूची का विषय है। संतोष ट्रॉफी संबंधित है किसे? तो फुटबॉल से संबंधित है। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना दंडी द्वारा किया गया है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा दर्शाया जाता है। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो आगे भी लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन में क्या होता है? तो अपने मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो गिरा दिया जाता है और तब जाके क्या होता है? वस्तु का निर्यात बढ़ जाता है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि $1 की कीमत भारत के 80 रुपये के बराबर है, मतलब अमेरिका के $1 रहेगा तो भारत में आपको 80 रुपया मिलेगा। तो यही होता है अवमूल्यन। भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? भूमि विकास जो बैंक है उसका कार्य क्या है? तो भूमि विकास बैंक का जो कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 26 मार्च 1957 को हुआ था। 26 मार्च 1957 को हुआ था, मद्रास प्रांत में हुआ था। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो कृषि जो ऋण होता है वो दीर्घकालीन उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? तो जो असूत्रीय विभाजन होता है इसमें गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। असूत्रीय कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। असूत्रीय कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा हो जाता है और फिर बीच में टूटकर 2 भागों में बंट जाता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सुपर बग क्या है? तो ये जीवाणु विकृति है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो ये पत्ते का रूपांतरण है। कैक्टस जो पौधा होता है उसमें जो कांटे होती है वो पहले पत्ती के रूप में होती है, उसके बाद ये कांटे का रूप ले लेती है। बैगन किस कुल का पौधा है? जो बैगन है ये किस कुल का पौधा है? तो ये सोलनेसी कुल का पौधा है। सोलनेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो बैगन, आलू, टमाटर, तंबाकू, मिर्च आता है। और एक होता है कुर्सी फेरी। कुर्सी फेरी के अंतर्गत कौन कौन आता है? राई, मूली, फूल गोभी, बंदा गोभी, सरसों आता है। और एक होता है कुकुर बिटेसी। कुकुर बिटेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी, ये सभी कुकुर बिटेसी के अंतर्गत आता है। एक है मालवेसी। मालवेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत भिंडी, कपास और पटसन आता है। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो सर्वस एलाफस है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। बॉस इंडिकस ये किसका है? तो ये गाय का है। रुसर्बस डवासेली ये किसका है? तो ये बरसिंघा का है। कैनिडे ये किसका है? कैनिडे किसका है? तो ये लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो ग्रहणी कहलाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके छोटी आंत के अग्रभाग को ग्रहणी कहा जाता है, मध्य भाग को जेजुनम कहा जाता है और अंत में जो पीछे वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इलियम बोला जाता है। एंजाइम का निर्माण स्थल क्या है? एंजाइम का निर्माण स्थल क्या है? तो कोशिका द्रव है। एंजाइम प्रोटीन से बने ऐसे पदार्थ है जो जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। एंजाइम का निर्माण स्थल कोशिका द्रव ही है। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। फुफ्फुस धमनी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो दाएं निलय में होती है। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति दाएं निलय में होती है और ये अशुद्ध रक्त के फेफड़े में ले जाता है।
मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है। मेटाटार्सल जो अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है? ते तलवे पर पाई जाती है। गुआनिन गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है? तो मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? जो कार्य जो है ये सदिश राशि नहीं है बल्कि ये अदिश राशि है। बाकी त्वरण, संवेग और विस्थापन ये सभी सदिश राशि है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है। जूल केल्विन ये किसका मात्रक है? तो टाइकोमीटर का मात्रक है। जूल केल्विन किसका मात्रक है? सॉरी, जूल केल्विन जो है किसका मात्रक है? टाइकोमीटर नहीं, तो दूसरा चीज़ हम बोल दिए। वोल्टेजमान जो नियतांक होता है वो जूल केल्विन उसका मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण उसका मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। और गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केजी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है? विभवांतर मापने का जो यंत्र है वो कौन है? तो इलेक्ट्रॉन मीटर जो है वो विभवांतर मापने का यंत्र है। टाइकोमीटर इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। उसके बाद है वेव मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने में वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। विस्कोमीटर इसके द्वारा द्रव की जो श्यानता है उसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना पास्कल होता है? तो होता है 1.013 × 10⁵ होता है। सिनेमा घरों में बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। यह किसका कारण है? तो ये जो है अनुरणन के कारण होता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो बर्फ पिघलेगी तो उसका जो आयतन है उस पर जो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पिघलने पर जो उसका आयतन है वो क्या होता है? तो बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। परम शून्य ताप अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? परम जो शून्य ताप है अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है वो कितना होता है? तो अनंत होता है। ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक की चालकता है वो क्या होती है? तो बढ़ती है और प्रतिरोधकता होती है जो घटती है। और ताप जब घटाइएगा, ताप घटाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, ताप घटाने पर अर्धचालक की जो चालकता है वो घटती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल एक यौगिक है क्योंकि जल यौगिक है वो क्यों है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जैसे H2 प्लस O2 मिलने के बाद कौन सा होता है? तो H2O बनता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या है वो कितना होता है? तो जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या है उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? यहाँ आयतन नहीं होगा, यहाँ पर आयनन होगा। आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो अल्फा किरण की आयनन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है और सबसे कम आयनन क्षमता गामा किरण की होती है और सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है। मीथेन अणु में होता है। मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता है जो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो सामान्य लवण किसको बोला जाता है? तो बेरियम क्लोराइड को बोला जाता है। अम्लीय लवण किसको बोला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। द्विक लवण किसे बोला जाता है? तो फिटकिरी को बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो जो प्रोड्यूसर गैस है वो CO + N2 का मिश्रण है। एक होता है कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO + H2 का मिश्रण होता है। एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है।
लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। फीडे वर्ल्ड चैंपियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। हाल ही में जनवरी 2023 में बाजारा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो जो उप विजेता टीम है वो दिल्ली कैपिटल है, और विजेता कौन है? तो वो मुंबई इंडियंस विजेता टीम है, और पहली बार इसका आयोजन हुआ है। और इसके प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो टाटा कंपनी थी। और इसका जो मैच था वो कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में कौन सा देश इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा किया है? तो युगांडा ने किया है। किस संस्थान द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग को शुरू किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया है। आईआईटी कानपुर यूपी में है, आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल, और आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? तो आईआईटी जो रुड़की है ये उत्तराखंड में है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो थिरू एस नदेशन को सम्मानित किया गया है। सुरभि जखमोला कौन है? तो ये बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। उषा रेड्डी कौन है? तो अमेरिका के कंसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है उषा रेड्डी। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को है। इसमें भारत का स्थान जो है कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 180 स्थान पर है। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और किसके बीच हुआ है? तो मलेशिया के बीच उदार शक्ति अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रवीश शास्त्री। हाल ही के दिनों में चेचेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में चेचेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का सूर्य मिशन है? तो जो आदित्य 11 है इसरो का सूर्य मिशन था, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से? तो PSLV C57 से लॉन्च हुआ है। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। रमेश 75 वस्तुएं एक 10,800 में खरीदता है तथा उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10,800 और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब 75 और 5 80, इसमें भाग दीजिएगा, कटाइएगा। कटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर 135 राइट होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, बोला है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। मान लीजिए कोई वस्तु को 100% में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और उस पर 170 रुपया अंकित कर दिया। फिर बोल रहा है कि यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचता है, अब उसको बेचता है कितना पर? तो 144.5 रुपये में बेचता है, तब उसके जो छूट का प्रतिशत है वो कितना है? तो छूट कितना का कर रहा है? तो आपको छूट कर रहा है 25 रुपया 5 पैसा, मतलब 50 पैसा, 25.5 रुपये का छूट कर रहा है। और कितना पर कर रहा है? तो 170 रुपया पर कर रहा है, और गुने 100, तो इतना करिएगा। करने के बाद जो आपको आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कितना? तो 15% आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 1400 लिख देंगे। 52% लड़का पास है, तब फेल कितना हुआ है? तब फेल 48%, 48/100 कर देंगे, और उसके बाद प्लस कर दीजिएगा। फिर 900 लड़की है तो 900, और लड़के कितना पास है? तो 68% पास है, तब फेल कितना है? तब 32% फेल है। इतना कर इस गुना करने के बाद जो आपको आएगा कितना आएगा? तो गुना करने के बाद
1340 आएगा। कितना आएगा? 1340 आएगा सॉल्व करने के बाद। और जो 1340 है, अब ये जो है टोटल का कितना परसेंट है? 1340 ये कितना आ गया? 1340 नहीं आएगा, इसका जो भी आएगा वो वहाँ पर लिखा जाएगा और उसको अब बाटा में 9 कितना हो जाएगा? तो 2300 कितना हो जाएगा? 2300 और बटा में इसके गुना करने के बाद जो आएगा गुने 100 कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा 41.74% आ जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन, इसमें ये बॉक्स खाली है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे हम। 7 7 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49, 49 में 17 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 66 आएगा। वैसे ही 36 में 6 का स्क्वायर 36, 36 में 15 जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 13 जोड़िएगा तो आपको 38 आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, 7 दोस्त OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। मान लीजिए 7 दोस्त है, 3 4 5 6 7 हो गया। बोल रहा है कि एस किसी छोर पर है। मान लेंगे कि एस कहाँ पर है? तो एस को मान लेंगे यहाँ पर है। एस किसी छोर पर है, क्यू एस के दाईं ओर दूसरा है, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा दाईं ओर दूसरा। फिर बोल रहा है कि पी ओ और क्यू के बीच में, तो एस तो किनारे पर है तो इधर तो नहीं आएगा, तो इसलिए इधर आएगा। तो पी जो है ओ और क्यू के बीच में है, तो पी यहाँ पर हो जाएगा और ओ यहाँ पर हो जाएगा। फिर बोल रहा है यू किसी छोर पर नहीं है, मतलब यू जो है यहाँ पर नहीं है, यू यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। फिर बोल रहा है आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर तो आर टी नहीं आएगा, तो इसलिए आर यहाँ पर हो जाएगा और टी यहाँ पर हो जाएगा। आर जो है टी के बाईं ओर बैठा है, तो एक जगह ये बचा है, तो यहाँ पर यू अपने आप फिक्स हो जाएगा। फिर बोला है कि बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो बिल्कुल दाएं छोर पर टी बैठा है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है और हम आपके लिए जो समय का बचत कर रहे हैं, आप भले ही थोड़ा फास्ट बोले हैं लेकिन समय का बचत हो रहा है। और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो कीमत होता है वो टाइम का ही होता है, कि कितना टाइम में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है ये, और कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक दोस्तों।